साइंस की सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन ऐसी जिसमें कि आपके एमसीक्यूज के साथ साथ फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स के मार्क्स भी कवर हो जाएंगे। वो कैसे होंगे ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा क्लास 9 का बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जितनी भी हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन, ऑक्सीजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो ये केवल एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, जो मेडिकल की प्रिपरेशन या फिर वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए भी यूज़फुल है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग वाटर वेपर टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम प्लांट्स? ओके, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर वेपर को वापस एटमॉस्फेयर में देने के लिए प्लांट्स के थ्रू? ओके, मतलब ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा प्रोसेस है इनमें से जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंटेंट है ना H2O का, वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। कौन सी प्रोसेस होती है, वो भी प्लांट्स में? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे कि वाटर लेवल एटमॉस्फेयर का मेंटेन है? ए है कंडेंसेशन, बी है इवेपोरेशन, सी है ट्रांसपेरेशन एंड डी है इनफिल्ट्रेशन। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन को आपको इसलिए समझाया है प्रॉपर, जब तक आप ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर भी सही ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है, राइट? तो यहाँ पे कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, इनफिल्ट्रेशन है। तो आप समझ सकते हैं ये प्लांट्स का पूछ रहे हैं, तो गलत आंसर मत लगाइएगा। इवेपोरेशन जिसने भी लगाया वो गलत है। यहाँ पे आंसर है हमारा ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो तो एटमॉस्फेयर में हो ही रहा है थ्रू दी वाटर बॉडीज, बट यहाँ पे जो प्लांट का पूछा गया है दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म, कि उन्होंने सिर्फ प्लांट से पूछा है। सो आंसर इज ट्रांसपिरेशन। देखिए यहाँ पे ना ये ब्लैंक करके आपको दे देंगे और ये पूरा स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो आपको क्या फिल करना है? ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द वाटर साइकिल। मतलब एक तरीके से जो प्लांट है ना, जितना भी पानी जो एक्स्ट्रा है उसको अपनी लीव्स के थ्रू ना वापस से ट्रांसपायर कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपायरेशन है ना, इसको ब्लैंक करके दे देंगे। तो आपको क्या फिल करना है? ट्रांसपायरेशन। ओके, सो देखिए फिलअप्स के मार्क्स भी सिक्योर हो गए। और यही स्टेटमेंट आपको अगर ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं तो आपको पता है कि आपको ट्रू लगाना है कि फॉल्स लगाना है। तो अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द वाटर साइकिल क्लाउड्स आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू। भाई जो वाटर साइकिल में है क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कौन सी प्रोसेस से, वो पूछ रहे हैं। ए है इवेपोरेशन, बी है कंडेंसेशन, सी है प्रेसिपिटेशन, डी है सब्लिमेशन। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैं ये एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। देखिए आपके साथ साथ ना समटाइम्स ये होता है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में हैं तो उनको ये टर्म्स नहीं क्लियर होते हैं, इसलिए मैं सारे टर्म्स क्लियर करा देती हूँ जिससे कि आपको आंसर ऑप्ट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। जब समझेंगे तभी लिखेंगे। ड्यूरिंग द वाटर साइकिल क्लाउड्स किस प्रोसेस से बनते हैं? इवेपोरेशन से, कंडेंसेशन से, प्रेसिपिटेशन से या सब्लिमेशन से? सो आंसर है हमारा कंडेंसेशन। देखिए इवेपोरेशन में क्या होता है भाई, इवेपोरेशन में तो जितना भी जो लिक्विड है वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन जब वो ऊपर आ जाता है तो ऊपर वहाँ पे क्या होता है कि ये बिल्कुल एक तरीके का क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। क्लाउड मतलब हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स वाला, ओके। फिर जब प्रेसिपिटेशन होता है तब ये फिर से रेनफॉल करते हैं। सो वाटर वेपर कूल्स एट द हायर एल्टीट्यूड एंड कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग द क्लाउड्स, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ वाटर साइकिल? इनमें से वाटर साइकिल का स्टेप क्या नहीं है? ए है इवेपोरेशन, नॉट को याद रखिएगा, नॉट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए है इवेपोरेशन, बी है कंडेंसेशन, सी है फोटोसिंथेसिस एंड डी है प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे आंसर है हमारा फोटोसिंथेसिस, ओके। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो वाटर साइकिल की नहीं है। सो फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड टू द फूड प्रोडक्शन। मतलब फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? खाना बनता है प्लांट में। तो फूड प्रोडक्शन इन द प्लांट
not directly to the movement of the water in the environment. Okay, next है नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें क्या होता है, कन्वर्ट, जो नाइट्रोजन कन्वर्ट करता है किस में, ए ऑक्सीजन में, बी है कार्बन डाइऑक्साइड में, सी अमोनिया में, या डी वाटर में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया में। ओके, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है भाई, जब वो बोल रहे हैं कि और नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब कि वो नाइट्रोजन का ही तो कंटेंट होगा। तो नाइट्रोजन का कंटेंट क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया दैट इज NH3, और ये रहा अमोनियम का ion. Okay, so nitrogen fixing bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia which plant can ultimately use. Okay, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल है, इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले क्या करते हैं कि उसको पहले अमोनिया के सॉल्ट में या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इंटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो अमोनिया को, अभी देखिए नाइट्रोजन से क्या बना, नाइट्रोजन से अमोनिया। ओके, अब अमोनिया से क्या बन रहा है, अमोनिया से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, यानी कि नाइट्रेट NO3 और NO2 आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे ए है राइजोबियम, बी है लैक्टोबैसिलस, सी है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डी है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखिए दो तरीके के हैं, नाइट्रीफाइंग जो नाइट्रोजन के कंटेंट बनाते हैं, डी नाइट्रीफाइंग जो उसको तोड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर है हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि ये देखिए नाइट्रेट था ना, नाइट्रेट NO2 और NO3 के आयन जो भी होते हैं ना, तो ये बना रहा है ना, कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और जो इनको ब्रेक डाउन करेंगे वो होते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डी का मतलब अलग अलग कर देना। ओके, डी का मतलब इसको ब्रेक डाउन करना, तो वहाँ पे डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे। बट अभी यहाँ पे बनने की बात कर रहे हैं, कन्वर्ट करने की बात करें, तो ये होगा हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमोनास, याद रख लीजिएगा ये नाम ऐसे ही पूछे जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। नेक्स्ट है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हेल्प इन, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, ए है इंक्रीजिंग ऑक्सीजन, बी है रिटर्निंग नाइट्रोजन टू द एटमॉस्फेयर, सी है प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है मेकिंग प्रोटीन। सो देखिए फिर से बात करें ना डीनाइट्रीफाइंग, सो डीनाइट्रीफाइंग मैंने क्या बोला था, ब्रेक डाउन करना। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है भाई, जो हमने अभी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाए थे ना, तो उनको यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन करता है और सीधे नाइट्रोजन बना के एटमॉस्फेयर में भेज देता है। ओके, तो ये क्या है, ये जो नाइट्रेट है उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा और नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेयर में हो गया बैलेंस, मेंटेन हो गई नाइट्रोजन। सो यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन गैस, कंप्लीटिंग द नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल यही है ना कि एक जगह से चलते हैं, फिर घूम के दूसरी जगह, फिर वापस उसी जगह पे हम आ जाते हैं। हम कितना भी घूम ले, साइकिल वही चीज़ होती है ना कि घूम के और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाना। जैसे अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सेस पे, तो एक जगह से चलती है, फिर दूसरी जगह घूम के अगले दिन फिर वहीं पे आ जाती है। सो ये एक तरीके की साइकिल है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस की चलती रहती है। The largest reservoir of nitrogen on the earth is, तो जो लार्जेस्ट रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पे वो रहती है, ए है ओशन, बी है एटमॉस्फेयर, सी है सॉइल एंड डी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सबसे ज़्यादा कंटेंट नाइट्रोजन का कहाँ पे मिलता है, हमको उसके बारे में पूछ रहे हैं। सो आंसर है हमारा एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर में जितना ये जैसे आपको फिगर में दे रखा है कि पूरे पार्ट का 78% आपको नाइट्रोजन मिलेगा, 21% ऑक्सीजन है और ये 1% में अदर गैसेस आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, और भी गैसेस। बट सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है, कंपोजिशन किसका है,
नाइट्रोजन का। तो अबाउट 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है विच गैस इज एब्जॉर्ब बाई प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है? ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी है हाइड्रोजन। तो याद रखिए जो एब्जॉर्ब होती है तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड along with the water to produce glucose during the photosynthesis। देखिए अब आप ना 9th क्लास में हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लांट में CO2 इन होती है और O2 एग्जिट होती है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में? ए है फोटोसिंथेसिस, बी है रेस्पिरेशन, सी है नाइट्रोजन फिक्सेशन, डी है कंडेंसेशन। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में तो देखिए एब्जॉर्ब हो रही थी, इनपुट हो रहा था, बट आउटपुट किस में होता है? वो है हमारी प्रोसेस रेस्पिरेशन। देखिए हम लोग जब ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग के प्रोसेस में हम लोग O2 को इनटेक करते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है बर्निंग फॉसिल फ्यूल मेनली अफेक्ट विच बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल ये सारी हैं। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल जो किसको अफेक्ट करता है? ए है नाइट्रोजन साइकिल, बी है वाटर साइकिल, सी है कार्बन साइकिल एंड डी है ऑक्सीजन साइकिल। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो ये आप सबको समझना ज़रूरी है कि जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल है ना तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है। जो गैस निकलती है तो फिर वो उसी की साइकिल को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी कार्बन साइकिल। क्यों? क्योंकि बर्निंग पे हमेशा कौन सी गैस निकलती है? CO2। ओके, तो ये क्या करता है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड डिस्टर्बिंग द कार्बन साइकिल। देखिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो फिर साइकिल भी बिल्कुल बिगड़ने लगती है ना, ठीक है। समटाइम्स अगर आप ज़्यादा चीज़ें खा लेते हो तो इनडाइजेस्टिबल हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी साइकिल जो है वो डिसबैलेंस होने लगती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के से वो कहाँ से आती है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है वाटर मॉलिक्यूल, सी है सॉइल एंड डी है नाइट्रोजन। तो याद रखिए कि जैसे मैंने बोला कि प्लांट्स में क्या होता है भाई, हम लोग प्लांट्स जो है वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन है वो हम क्या करते हैं? O2 ले रहे हैं और CO2 वापस एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलता है, इसको प्लीज़ मत ऑफ करिएगा, मिलता है वाटर मॉलिक्यूल से। ओके, क्योंकि यहाँ पे अंदर प्लांट में वाटर की स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग से क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट का मतलब दो पार्ट्स में टूट जाना, रिलीज ऑक्सीजन गैस, और यही ऑक्सीजन गैस पूरी प्रोसेस के बाद वापस स्टोमेटा से आउट कर दी जाती है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस कंज्यूम ऑक्सीजन कंटिन्यूसली। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज़ होती है, कंज्यूम होती है? ए है फोटोसिंथेसिस, बी है रेस्पिरेशन, सी है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डी है कंडेंसेशन। तो कौन सी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है? तो आंसर है हमारा रेस्पिरेशन। देखिए आप फोटोसिंथेसिस मत लगाइए क्योंकि वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रही है, वहाँ पे एक्सेल की जा रही है। ओके, सो रेस्पिरेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में यूज़ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है विच प्रोसेस हेल्प मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन को बैलेंस करता है एटमॉस्फेयर में? मतलब ऑक्सीजन हमेशा मेंटेन रहेगी, उसकी क्वांटिटी मेंटेन रहेगी एटमॉस्फेयर में। ए है फोटोसिंथेसिस, बी है कंबशन, सी है रेस्पिरेशन एंड डी है डिकम्पोजिशन। सो आंसर है यहाँ पे हमारा ए फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व की जाती है, एग्जिट की जाती है, जिससे कि क्या है जितनी भी ऑक्सीजन का अमाउंट है ना 21% वो मेंटेन रहता है। फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूसली रिप्लेनिश एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन।
नेक्स्ट है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली कॉज्ड बाय, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। ए है एक्सेसिव ऑक्सीजन, बी है एक्सेस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, सी है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी एंड डी है मोर रेनफॉल। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आंसर साफ साफ है, आंसर इज बी, एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारी, है मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, और ये यहाँ पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सो ये सारी गैसेस हैं। अगर आपको इसमें से शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर्स भी बनाना है तो आप इसमें से नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए अभी आपने पीछे ग्रीन हाउस गैसेस देखी ना, अब ये बताइए इनमें से कौन सी नहीं है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है वाटर वेपर एंड डी है नाइट्रोजन। तो याद रखिए इनमें से कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन। ओके, अब आपको वहाँ पे वाटर वेपर भी मिला था ना, देखिए एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऑलरेडी है, ठीक है, और ये जो गैसेस होती है ना ग्रीन हाउस गैसेस, ये वाटर वेपर से मिलके फिर एसिड बनाती हैं, जो कि एसिड रेन की फॉर्म में अर्थ पे वापस आता है, एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है। ठीक है, तो आपको गैस पूछी गई थी ना, तो गैस क्या है, नाइट्रोजन। डज नॉट सिग्निफिकेंटली absorb heat and it is not considered a greenhouse gas. Water vapor is not a gas. Okay. नेक्स्ट है द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसी के पार्ट में कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी यहाँ पे हैं उनके सर्वाइवल के लिए हैं। बट अब ये गैसेस जब ज़्यादा हो जाती हैं ना तो ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये गैसेस क्या करती हैं कि जितनी भी गर्मी है ना, जो भी हम लोग अभी हमारी हीट निकलती है, हमारी हीट को क्या करता है, कंजर्व करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जिससे कि क्या होता है कि भाई अर्थ का जो भी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। अगर ये गैसेस नहीं होंगी ना तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और कोई भी स्पीशीज़ जो ठंडे उसमें रहती हैं सिर्फ वही सर्वाइव करेंगी और बाकी सब डेड हो जाएंगी। तो थोड़ी सी ना हमको क्या चाहिए, गर्माहट चाहिए। अगर आपको बिल्कुल -16 डिग्री टेम्परेचर पे रख दिया जाए आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हो सकता है, इसलिए कुछ पार्ट ग्रीन हाउस गैसेस का होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब जब ये ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़्यादा हीट होगी, अब ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रह सकते हम सब, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल जो गैसेस हैं उनका होना क्यों ज़रूरी है। ए है मेक्स अर्थ टू हॉट, B keeps earth warm enough for life, C है destroy the ozone layer and D है stops rainfall। देखिए नेचुरल ग्रीन गैस के इफेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है, आंसर इज बी, कीप्स द अर्थ वार्म इनफ फॉर लाइफ। आपको भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो भाई, 35 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री इसमें रह सकते हो, इससे ज़्यादा हॉट में भी नहीं रह सकते और इससे कम कूल में भी नहीं रह सकते कि हाँ बिल्कुल -1 पे आप सर्वाइव कर रहे हो। बहुत से लोग रहते भी हैं लेकिन आप इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, फिर आप प्रॉब्लम होती है। सो विदाउट द नेचुरल ग्रीन गैस इफेक्ट द अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी टू लो टू सपोर्ट लाइफ। ओके, नेक्स्ट है द ओजोन लेयर इज मेनली प्रेजेंट इन दी। ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है, ए है ट्रोपोस्फेयर, बी है स्ट्रेटोस्फेयर, सी है मेसोस्फेयर एंड डी है थर्मोस्फेयर। तो याद रखिए जो ओजोन लेयर है ना हमारी कहाँ रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये बिल्कुल ऐसा कॉमन सा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा, इसको एज इट इज़ कर लीजिएगा। सबसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो होती है मतलब मोटी थिक लेयर होती है ना वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, नेक्स्ट है increased UV radiation due to the ozone depletion can cause increased UV radiation ड्यू टू द, अब जो ओजोन लेयर है ना वो हमारी कहीं कहीं डेप्लीट हो रही है, मतलब ओजोन होल समझते हैं ना कि ओजोन की लेयर में होल हो जाना, किसके थ्रू, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना उनके थ्रू। तो उससे क्या बढ़ जाएगा, अगर ये होल हो रहा है तो यूवी रेज जो है वो अर्थ सरफेस पे आएगी, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शन है ए बेटर क्रॉप ग्रोथ,
बी है स्किन कैंसर, सी है इंक्रीज्ड रेनफॉल एंड डी है मोर ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो देखिए यूवी रेज जो है ना वो सन से आती हैं, और अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी, हमको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा भाई सबको? बी स्किन कैंसर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। सो हार्मफुल यूवी रेज इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द स्किन कैंसर एंड आई डैमेज। नेक्स्ट है विच प्रोसेस डायरेक्टली लिंक्स टू दी वाटर साइकिल विद द कार्बन साइकिल। कौन सा प्रोसेस है जो वाटर साइकिल और कार्बन साइकिल को लिंक करता है, ठीक है, जोड़ता है? ए है कंडेंसेशन, बी है फोटोसिंथेसिस, सी है रेस्पिरेशन एंड डी है नाइट्रिफिकेशन। तो देखिए याद रखिए यहाँ पे ना कार्बन भी इन्वॉल्व हो रहा है, वाटर भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो किस में आएगा भाई? फोटोसिंथेसिस में। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये यहाँ पे अंदर आती है, और वाटर वेपर भी रूट से अंदर आता है, जो एक्सेस होता है उसको एटमॉस्फेयर में बाहर भेज दिया जाता है। सो प्लांट यूज वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, रूट एब्जॉर्ब करती है ना कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज, ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन और सम एनर्जी, ठीक है। तो ग्लूकोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लिंकिंग द वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल। नेक्स्ट है which organism play the most important role in recycling carbon after the death of the plant or animal। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं जब कोई प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है उसके बाद कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उसकी बॉडी को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़कर सॉइल में वापस से मर्ज कर देता है, यानी कि रिसाइकिल कर देता है उसकी बॉडी को। क्योंकि हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द चीज़ें कार्बन की हैं ना, हम लोग ऑर्गेनिक सब उसमें आते हैं, हमारी मोस्ट ऑफ द बॉडी की जितना भी है स्ट्रक्चर कार्बन का है। सो ए है बर्ड्स, बी है डिकम्पोजर, सी है हर्बीवोर्स एंड डी है फिशेस। तो देखिए जो भी यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पूरे की पूरी तरह से उसको बॉडी डेड बॉडी को यहाँ पे पूरा ब्रेक डाउन कर देता है। तो आंसर है बी डिकम्पोजर्स। ये क्या होता है, जैसे कोई भी डेड एनिमल्स या प्लांट है ना, तो ये बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, आपकी आंट्स, ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है कि ये हमारे बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिज्म रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और जितना भी उनका ऑर्गेनिक मैटर है वो सॉइल में वहीं पे रह जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का? ए है लाइटनिंग, बी है राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन द लेग्यूम रूट्स, सी है वॉल्केनिक इरप्शंस एंड डी है बर्निंग फॉरेस्ट। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा, दैट इज नोन एज द राइजोबियम बैक्टीरिया लिविंग इन द लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम मीन्स जैसे दाल हो गया, पीनट्स हो गया, ठीक है, जो पल्स वैसी पल्सेस वाली होती है ना उनके बारे में। तो राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू दी अमोनिया इनसाइड रूट नोड्यूल्स। ये द लेगुमिनस प्लांट है, इसकी रूट में ना यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिर से अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है इफ ऑल द डिकम्पोजर्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ विच साइकिल वुड बी मोस्ट अफेक्टेड इनिशियली। अगर सारे के सारे डिकम्पोजर्स अर्थ से गायब हो जाए तो इनमें से कौन सी साइकिल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगी? तो डिकम्पोजर्स क्या थे, रिकॉल करिए कि जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ के उनसे क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे। सो विच साइकिल विल अफेक्ट, यू कैन ईजिली ऑप्ट दैट। नाउ ए है कार्बन साइकिल, बी है वाटर साइकिल, सी है ऑक्सीजन साइकिल एंड डी है नन। So answer is carbon cycle. Okay, so dead organic matter would accumulate and carbon would not return efficiently to the
एटमॉस्फेयर। जब डिकम्पोजर ही नहीं होंगे तो वो डेड और एनिमल्स और प्लांट एज इट इज़ पड़े रहेंगे। डिकम्पोजर्स हैं ही नहीं तो वो डिजोल्व कैसे होगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट होने वाला है, कार्बन साइकिल। नेक्स्ट है which activity increase atmospheric nitrogen compound but not nitrogen gas, right? नाइट्रोजन कंपाउंड को बढ़ा रही है बट नाइट्रोजन गैस को नहीं बढ़ा रही है। ओके जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बढ़ा रही है लेकिन नाइट्रोजन गैस को नहीं बढ़ाती है। सो ए है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, बी है रेनफॉल, सी है एवापोरेशन, डी है कंडेंसेशन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन कंपाउंड को बढ़ा रही है, नाइट्रोजन गैस को नहीं। सो ए है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में जनरली क्या होते हैं, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया कंपाउंड सॉइल में ये देते हैं। फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ओके तो उनमें जनरली क्या होता है, नाइट्रेट्स और अमोनिया होता है। तो ये एक तरीके से कंपाउंड है नाइट्रोजन के, नॉट आर गैसेस। ओके सो अमोनिया जो गैसेस की बात करेंगे ना तो वो केवल N2 की बात करेंगे, नाइट्रोजन गैस की। दीज आर द नाइट्रेट्स एंड अमोनिया कंपाउंड्स। नेक्स्ट है which gas is released during the denitrification. Denitrification what was, that was a breaking down of NO2 and NO3 molecules, right? So denitrification converts again into the nitrogen gas. recall करिए, मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ आपको कि क्योंकि आपको ना ये चीज़ें माइंड में सेट हो जाएं, याद हो जाए एक ही बार में। तो ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन एंड डी है मीथेन। तो देखिए मैंने आंसर तो पहले ही डिस्क्लोज कर दिया। सो आंसर इज नाइट्रोजन। ओके सो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट बैक इनटू द नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो सच में यूज़फुल लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से इसमें से आप नोट्स भी बना लीजिए और फिर से एक बार कॉल कर लेंगे ना तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।